जय सिया राम, हरिओम। संत शिरोमणि आसाराम बापू को जिस निर्णय से आजीवन कारावास की सज़ा मिली है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये तीसरी कड़ी है और ये आखिरी कड़ी है। आज मैं वाइंड अप करूँगा। जिन लोगों ने ज्वाइन बटन क्लिक करके इस चैनल की सदस्यता मेंबरशिप ली है उनका आभार, अभिनंदन। ठीक, आगे का प्रकरण नेहा तुतलानी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पंकज दुबे को निकालने के बाद सू रिपल्सिव नेचर की हो गई और गुरुकुल को बर्बाद करने का बोलती थी। सू के माता पिता को भी ये बात बताई गई लेकिन उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। दिनांक 6/8/2013 को सू का 18वां जन्मदिन स्कूल और हॉस्टल में मनाया गया। केक पर 18 नंबर का कैंडल जलाया गया 1/8। रूम वार्डनर विद्या ने सू को पंकज दुबे के साथ बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो हाथापाई पे उतर आई। हॉस्टल में उसका मोबाइल चेक किया गया तो 250 से 300 मैसेज पंकज दुबे के थे और कम से कम 70 से 80 अश्लील वीडियो थे, वो जो हरी फिल्में होती हैं। ये सारे बयान अदालती कार्रवाई के हैं, जाहिर है साथ में साक्ष्य थे और मोबाइल डाटा का पूरा विश्लेषण और रिपोर्ट है। जन्मदिन के अगले दिन 7/8/2013 को पिता के साथ सू चली गई। आगे मेडिकल केयरटेकर रीना शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि सू स्वस्थ थी, 4-5 बार खाना खा लेती थी। मेडिकल रजिस्टर में उसकी बीमारी की कोई एंट्री नहीं है। स्कूल था, हॉस्टल में महामृत्युंजय या अन्य मंत्रों का जाप नहीं होता। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ भूत प्रेत का साया जैसी कोई बात होती तो क्या बच्चे पढ़ने आते? सू चश्मा लगाती थी तो जुलाई 2013 में उसे डॉक्टर कोठारी के पास ले जाया गया। उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया था, इसीलिए चश्मे का ग्लास चेंज करवाया था। पेज 123 पे लिखा है कि 8/8/2013 को हॉस्टल के रिसेप्शन पर सू के पिता कर्मवीर जी का फ़ोन आता है कि वो सुबह आएंगे और बेटी को ले जाएंगे। उन्हें बताया गया था कि सू के मोबाइल में पंकज दुबे के अश्लील मैसेज, अश्लील वीडियो, अलमीरा से रुपए मिले हैं, वो गलत रास्ते पे जा रही है, हमें सू पर एक्शन लेना होगा। वो डायरेक्ट विटनेस 11 नंबर की हैं विद्या। इनके आशय का कथन है कि हमारे हॉस्टल में 7-8 वर्ष से लेकर 20-21 वर्ष की छात्राएं रहती हैं। यहाँ कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, यहाँ किसी को कोई डर नहीं है। ऐसा होता तो क्या कोई हॉस्टल में रहता? डायरेक्ट विटनेस नंबर 12 हैं संगीता गर्ग उर्फ गुड़िया, नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं। केमोथेरेपी में इनका स्पेशलाइजेशन है। इसने बयान दिया कि आसाराम बापू ने बताया कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता और तंत्र मंत्र जादू उठोना ये सब अंधविश्वास है। फिर संगीता गर्ग ने बताया कि कैसे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में बापू ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए और भूत प्रेत जादू टोना के विश्वास से उन लोगों को मुक्त किया। डायरेक्ट विटनेस 14 मदन सिंह, गौर से सुनिए कि बहुत इम्पोर्टेंट ये गवाही है ना। मदन सिंह ने दिनांक 8/11/2013 से दिनांक 16/8/2013 तक गांव मणई हरिओम फार्म कुटिया के परिसर के बाउंड्री गेट पर चौकीदार थे। इन्होंने कहा कि उस अवधि में अंदर आसाराम जी की कुटिया के अंदर किसी का जाना नहीं होता था। आसाराम जी ने भी किसी को अपने साथ कुटिया के अंदर लेकर नहीं गए। सच जानना था योर ऑनर को, अदालत को, तो इसी मदन सिंह की ब्रेन मैपिंग कर लेते, इसी को ठोक पीट कर लेते, है ना। इसी का जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते, इसी का नार्को टेस्ट कर लेते। भाई सब कुछ पता चल गया। वो वहां था ना, गवाह चौकीदार था, उस कुटिया के बाहर खड़ा था। उसने कहा कि उस कुटिया में किसी का जाना उस पीरियड में हुआ नहीं और ना ही तो आसाराम बापू किसी को लेकर अंदर गए। डायरेक्ट विटनेस नंबर 16 हैं आंचल कुमावत।
रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्हें साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाकर श्रेष्ठ लोगों के बारे में स्टडी करना था। इसी संदर्भ में 26/7/2013 को बापूजी का इंटरव्यू लेना कहा है। बापूजी की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था। आंचल कुमावत ने अभियुक्त आसाराम की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी का भी इंटरव्यू किया, जहां श्रीमती लक्ष्मी द्वारा यह बताया गया कि वो और बापूजी पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। गवाह डायरेक्ट विटनेस नंबर 17 संजय कुमार की गवाही को गौर से ध्यान से सुनिए। गवाह संजय कुमार ने दिनांक 2/7/2013 को स्वयं के नए मकान G1104 फेज 1 न्यू पालम बिहार गुड़गांव में अभियुक्त आसाराम को फेरे के लिए बुलाना कहा है। वो फोटो जिसका नंबर है D159 D160 में स्वयं अपनी पत्नी सोनल पटेल, साले की बेटी महिमा पटेल और साले की पत्नी चारू पटेल को पहचाना है। ध्यान दीजिए, उसका कथन है कि उक्त फोटोग्राफ में बापूजी बहुत पवित्र व वात्सल्य दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे हैं। गवाह ने 12/12/2013 को न्यूज़पेपर पर उसकी मोबाइल क्लिप को अश्लील तरीके से पत्नी को शिल्पी बनाकर दिखाना है एवं उसके द्वारा सासू माँ से बात करना बताया है। ये उसकी पत्नी की तस्वीर को वो जो थी वार्डनर शिल्पी उसमें वो चिपका दिया था, मॉर्फ कर दिया था, उस फोटो को अश्लील बनाया था। उक्त क्लिप को देखकर पूरा परिवार सदमे में आ जाना और पुलिस स्टेशन पालम बिहार गुड़गांव पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाना। उनके द्वारा कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19/3/2015 को FIR दर्ज कराना कहता है। धूर्त, मक्कार, पापी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, सोहेल, अंजुम जैसे पत्रकारों का दल क्यों पोक्सो में अदालतों का चक्कर काट रहा है, समझ तो गए होंगे ना अब आप अच्छी तरीके से। गवाह ने बापू के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त किया है और बापू ने बच्ची के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, ये कहा है। पेज 135 पर गवाह डायरेक्ट विटनेस 20 शिल्पा अग्रवाल ने अपने बयानों में स्वयं को साइकोलॉजिस्ट बताया है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। दिनांक 26/8/2012 को शिल्पा अग्रवाल ने आसाराम बापू का इंटरव्यू लिया था, अपनी राय कायम की थी, अदालत में बयान दिया था। अभियुक्त आसाराम बापू का माइंड, बॉडी व स्पिरिट पूरी तरह एकाग्र है। मानसिक स्तर स्थायी, रेजिलिएंट, अनवेवरिंग, कॉन्स्टेंटली डिटरमाइंड बताया और मानवता के हित के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति से मन और मस्तिष्क की अधिकतम क्षमताओं को प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें कोई भी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। आसाराम दुष्कर्म के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। पेज नंबर 136 पर डायरेक्ट विटनेस 21 गवाह ब्रिजेंद्र शर्मा का उल्लेख है। इस गवाही को सुनिए ध्यान से। ब्रिजेंद्र शर्मा की गवाही पर विशेष अदालत ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, सोचिएगा। ब्रिजेंद्र शर्मा एक पत्रकार हैं। उन्होंने स्वयं को वर्ल्ड प्रेस सिटी प्रेस क्लब का पत्रकार बताया और न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किए अपनी पत्रकारिता के। गवाह ब्रिजेंद्र शर्मा ने दीपक संगवानी, सुरेंद्र सिंह, करमवीर सिंह, भोलानंद और अमृत प्रजापति को जानना बताया है। इन सब के साथ 24/12/2012 को ब्रिजेंद्र शर्मा गवाह जो हैं वो रेस्टोरेंट में भोजन करना बताया है। 16/8/2013 को करमवीर, उनकी पत्नी और 19-20 साल की उनकी बेटी का गवाह ब्रिजेंद्र शर्मा के पास आना बताया है। इन्हें एक अच्छे वकील की ज़रूरत थी, तो ब्रिजेंद्र कुमार ने एक वकील सुरेश कुमार के बारे में बताया। वकील सुरेश कुमार से सू और इनके माता पिता ने कहा कि आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का ऐसा मामला बनाना है कि जिससे वो जेल में फिट हो जाए।
लगभग 25-30 मिनट तक बातचीत चलती रही। वकील साहब नोट बनाते रहे। फिर वकील साहब ने कहा कि साफ साफ सच्ची कहानी बताइए, आसाराम बापू के खिलाफ स्टोरी बनाने के लिए कह रहे हैं तो क्यों? इस पर उन्होंने कहा कि आपको मुंह मांगी फीस देंगे और यदि गवाह की जरूरत पड़ी तो भरोसेमंद व्यक्ति उपलब्ध करा देंगे जिनमें प्रजापति और भोलानंद का नाम लिया था। गवाह सब सुन रहे थे। गवाह बोले तो विजेंद्र शर्मा सब सुन रहे थे। वकील साहब ने नाराज होकर कहा कि कैसे कैसे लोगों से संपर्क करते हो आप विजेंद्र शर्मा जी। वकील साहब ने सू और उनके माता पिता को बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। दिनांक 21-22 को गवाह को इस बात का एहसास हुआ कि जो काम करमवीर, सुनीता वो सू जयपुर करने आए थे वो उन्होंने कहीं और कर दिया। इसके बाद गवाह मतलब विजेंद्र शर्मा जी के संबंध करमवीर, प्रजापति और भोलानंद से टूट गए। 16/8/2013 को जयपुर के वकील ने भले ही बेइज्जती करके भगा दिया हो, दिल्ली में 20/8/2013 को 0 FIR दर्ज हो गई। अब आप बताइए, कोई कांग्रेस, कोई सोनिया गांधी, कोई मिशनरी का नाम अभी तक आया? षड्यंत्र ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। 136 पेज से 144 पेज तक कई गवाहों के बयान हैं, दस्तावेज हैं, घटनाओं का जिक्र है। पेज 145 पर लिखा है, पुलिस ने गवाह के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में पंकज दुबे, भोलानंद, कर्मवीर, अमृत प्रजापति, सतीश वाधवानी, राहुल सचान, महेंद्र चावला, दीपक चौरसिया को मुलजिम माना। जब भोलानंद और पंकज दुबे को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आमने सामने बैठाया तो आसाराम बापू के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को इन लोगों ने उगलना शुरू किया, उगल दिया। ए भैया, इन्हीं का इंट्रोगेशन कर लेते, इनकी भी ब्रेन मैपिंग कर लेते, इनका भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर लेते, इनका भी नार्को टेस्ट कर लेते। सच जानना था तो ये गवाह थे ना, एक दूसरे को गाली दे रहे थे ना पुलिस के सामने। पेज नंबर 140 पे लिखा है कि इसी भोलानंद ने विक्की नाम के, जिसका नाम विक्रांत शर्मा है, से कहा था कि आसाराम के आश्रम में कंकाल दबाना है। तुम्हारी लड़कियों से अच्छी जान पहचान है, बस लड़कियों को बोलना है कि बापू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और विक्की हम तुम बहुत पैसा कमाएंगे। साथ में पंकज दुबे, महेंद्र चावला, कर्मवीर, सतीश वाधवानी, अमृत प्रजापति, राहुल सचान और मीडिया में दीपक चौरसिया हमारा साथ देगा। फिर गवाह ने करीबी नीरेंद्र सिंह से बात की। गवाह मतलब कि विक्की विक्रांत शर्मा ने। नीरेंद्र सिंह ने बताया कि अगर कंकाल दबाने का काम और लड़कियां तैयार करने का काम करोगे तो तुम खुद ही गुनहगार हो जाओगे। इसके बाद भोलानंद का कॉल जो है ये विक्की वीरेंद्र शर्मा रिकॉर्ड करने लग गया और अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया। टेलीफोन के सारे बात, सारी रिकॉर्ड, सारा डाटा जो जजमेंट में लिखा है। भोलानंद जब जमानत पे छूट के आया 20/1/2014 को, वो आज तक निर्णय होने तक फरार था। पेज नंबर 147 पे डायरेक्ट विटनेस पूजा देवी की गवाही है, जिसमें भोलानंद ने उनको कहा था कि 2 लड़कियां तैयार करनी है मीडिया में बोलने के लिए, बापू पर दुष्कर्म का आरोप लगाना है। गवाह पूजा देवी ने कहा कि इतने साल आश्रम में रहे, तुमको इतनी झूठी बातें बापू के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। मैं ये बदनामी वाला काम नहीं करूंगी। तब उसने कहा कि बदनामी तो आसाराम बापू की होगी, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। तब उसने कहा कि बदनामी तो आसाराम बापू की होगी, तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा। उसने ये भी बताया कि इंडियन न्यूज का दीपक चौरसिया भी उसके साथ है। भोलानंद ने कहा कि दीपक चौरसिया ने उसको बंबई में एक बंगला दिया है, तुम मेरे अनुसार काम करोगी तो तुम्हें भी एक नया घर दिलवा दूंगा। जिस तरह करमवीर सिंह की बेटी ने आसाराम बापू पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, हर रोज एक लड़की दुष्कर्म का आरोप लगाती दिखेगी। भोलानंद ने यह भी कहा कि पास ही मुसलमानों का कब्रिस्तान है, वो कंकाल निकाल कर लाएगा
2-3 दिन के लिए गवाह के घर में रखेगा, मतलब पूजा जी के घर में रखेगा। मैं मीडिया को दिखाऊंगा कि बापू बच्चों को मरवाता है और आश्रम में गाड़ देता है। गवाह बताती है कि ये सारी बातें उसने पुलिस को बताई थी। षड्यंत्र का इससे ज़्यादा खुलासा क्या होगा? दीपक चौरसिया भोलानंद को मुंबई में बंगला दिला सकता है। क्यों, कैसे? वो तो टीवी पर भौंकने वाला कुत्ता पापी है। कौन सी ताकत थी उस समय जिसके इशारे पे वो नाच रहा था, खेल रहा था? कितना धन खर्च किया जा रहा था आप सोच सकते हैं। जब गवाह ने सारी बातें जम्मू पुलिस को बताई, फिर न्यायालय में बताया, तो इस पर जांच क्यों नहीं हुई? कंकाल को आश्रम में गाड़ने वाला मामला चल रहा था। बापू निर्दोष साबित हुए, कोर्ट ने उन्हें बरी किया, लेकिन वो षड्यंत्र था। अगले केस में उसे क्यों नहीं माना अदालत ने? क्या बिना षड्यंत्र के बापू पर नरबली का दोष लगाया, आश्रम में कंकाल गाड़े गए जिससे बापू को निर्दोष मुक्त किया, तो षड्यंत्र को कहाँ छोड़ दिया लोगों ने? बात यह है कि जब लड़की के झूठे बयान पर केस तैयार करना हो, लड़की का झूठा बयान प्रमाण हो, झूठी उम्र का दस्तावेज ही मान्य हो, तो षड्यंत्र ही है। बापू को जेल में डालना कांग्रेस या मिशनरी का षड्यंत्र था, तो जेल में डाले रखना मोदी एंड कंपनी का माइंडसेट है। सेकुलरिज्म के नाम पे भारत इस्लामीकरण के मुहाने पे आके खड़ा हो गया है। जो भी साधक हैं, हिंदू हितैषी हैं, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था और गायों और संतों की सुरक्षा राष्ट्र में चाहते हैं, तो वो सच्चाई को समझें, आत्मसात करें, रास्ता निकलेगा। भ्रम में रहिएगा तो गुलामी और मजबूत होगी। आज ये एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अदालती जो निर्णय है बापूजी के लिए, उसमें 200 पेज से लेके 450 पेज तक वो रेफरेंसेज हैं और बहुत सारे केसेज के रेफरेंसेज हैं कि ये जो विशेष अदालतें होती हैं, उनके पितामह जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के परम ब्रह्मज्ञानी न्यायविद लोग, उनके जजमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो उनके रेफरेंस में वो सारी बातें हैं, लेकिन जो सच्ची बात थी, जो अच्छी बात थी, जो षड्यंत्र था, जो साजिश थी, वो सब कुछ 200 पेज तक था, जो हमने आपके सामने खोल के रख दिया। अगर ज्वाइन बटन लेकर के आप सदस्यता ले चुके हैं तो आपका अभिनंदन, आपका आभार। बोलिए जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः